हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दुराना अकेडमी। आप जानते हैं कि हमने क्लास 12 फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का ही पहला चैप्टर है, उसको स्टार्ट किया हुआ है। और आज हम उसका जो तीसरा टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करिए। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज हमने स्टडी करना है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में। एंड पहले मैं लिख लेता हूं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, जल्दी से हम इसको ख़त्म कर लेते हैं। देखिए, जब कभी भी हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं तो उसका मतलब होता है कि इन एन आइसोलेटेड सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है जब कोई और चार्जेस मतलब इस पर्टिकुलर सिस्टम को इफेक्ट ना कर रहा हो। मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर के चार्जेस बाहर किसी चार्जेस से इन्फ्लुएंस्ड ना हो, तो उनको आइसोलेटेड सिस्टम कहना जरूरी होता है। तो याद रखें, कभी भी अगर आपको ये स्टेटमेंट लिखने को आ जाए तो आपने लिखना है कि इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। अगर आप आइसोलेटेड सिस्टम नहीं लिखते हो तो आपके नंबर कट जाते हैं। सो इन एन आइसोलेटेड सिस्टम चार्जेस कैन neither be created nor be destroyed. It can be transferred from one body to another. मतलब क्या है इसका? मतलब ये कि हम चार्जेस को ना तो क्रिएट कर सकते हैं, ना हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हाँ, ट्रांसफर जरूर कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी के अंदर। एग्जाम्पल इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहले अगर मैं एग्जांपल लूँ तो बाय रबिंग, जब आप चार्जेस को प्रोड्यूस करते हो, ठीक है, तो आपने ये चीज़ देखी होगी कि जब मेरे पास दो बॉडीज होती हैं, जैसे कि ए बॉडी है और साथ में मेरे पास बी बॉडी है, अगर आप इन दोनों को मान लो आपस में रब करते हो, तो रब करने से क्या होता है कि जिसका लो वर्क फंक्शन होता है वहां से इलेक्ट्रॉन निकलकर उसमें चले जाते हैं जिसमें हाई वर्क फंक्शन होता है। अब जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकले हैं वो बन जाता है पॉजिटिव चार्ज, और जिसके अंदर आपके इलेक्ट्रॉन्स एंटर हुए हैं वो बन जाएगा आपके पास नेगेटिव चार्ज। लेकिन आपने एक चीज का भी गौर करनी है कि जितना पॉजिटिव यहां प्रोड्यूस होता है उतना ही नेगेटिव यहां पे प्रोड्यूस होता है। तो जब मैंने इनको रब नहीं किया था उस टाइम, मतलब बिफोर रबिंग की अगर मैं बात करूं, तो जो नेट चार्ज है उसमें हमारा 0 था। बट आफ्टर रबिंग मान लेते अगर इसमें क्यू है तो इसमें माइनस क्यू होगा, तो उस टाइम इस पे जो नेट चार्ज है वो क्यू माइनस क्यू इक्वल टू 0 हो जाता है। मेरे कहने का मतलब सिर्फ यहां पे इतना है कि पहले भी चार्ज 0 है, बाद में भी पूरे सिस्टम का 0 है। ऐसे सिनेरियो में इसको हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की कैटेगरी में डालेंगे, क्योंकि ना देखो, मैंने चार्ज को क्रिएट नहीं किया, यहां पे सिर्फ ट्रांसफर किया है एक बॉडी से दूसरे बॉडी के अंदर। कभी कभार न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन भी जब हम देखते हैं, जैसे मैं अच्छा एक एग्जांपल देता हूं न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन का ही। मान लेते बीटा डीके की बात हम करते हैं, क्या होता है ना कि जब हमारा न्यूक्लियस, ठीक है, अनस्टेबल होता है, तो अनस्टेबिलिटी की वजह से अपने आप को स्टेबिलिटी में लाने के लिए अपने न्यूक्लियस में से ही अल्फा, बीटा या गामा की वो रेडिएशन बाहर निकालता है। अब इन सब में अल्फा समझ में आता है क्योंकि वो पॉजिटिव है, तो गामा समझ में आता है कि उसमें नो चार्ज है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसको। लेकिन ये बीटा पार्टिकल ना न्यूक्लियस से निकलना ये समझ में नहीं आता, क्योंकि बीटा पार्टिकल एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है। तो न्यूक्लियस मेरा पॉजिटिव चार्ज है, उसमें से बीटा पार्टिकल निकलना जो कि नेगेटिव चार्ज है, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था। बाद में एक बात समझ में आई कि न्यूक्लियस पहली बात अनस्टेबल क्यों होता है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन्स जो होते हैं इसमें वो ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और जिन पर्टिकुलर एटम्स में ये दोनों बराबर मात्रा में पाए जाते हैं उनमें स्टेबिलिटी ज्यादा देखी जाती है। तो इसका मतलब है कि न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में कन्वर्ट होना जरूरी है।
ताकि न्यूट्रॉन जो है उसकी क्वांटिटी कम हो और प्रोटॉन की क्वांटिटी बढ़े। तो जब एक न्यूट्रॉन आपका प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, उस दौरान इसमें से आपका बीटा पार्टिकल एमिट होता है और साथ में एक निकलता है एंटी न्यूट्रिनो। इस न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर मैंने सिर्फ आपको यह बात समझानी है कि यहां पर न्यूट्रॉन पे इनिशियली कोई चार्ज नहीं है। ये जो नीचे वाला नंबर होता है इसको चार्ज नंबर कहते हैं, ऊपर वाला मास नंबर होता है। तो नीचे इस पे कोई चार्ज नहीं है और आपको पता है न्यूट्रॉन जो है अनचार्ज होता है। लेकिन जब वही न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ तो उसमें एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल निकल रहा है। तो बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन जब वो एक न्यूट्रॉन था तब उस पर चार्ज 0 थी, बट आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन भी अगर आप चार्जेस को ऐड करो 1 और -1 तो भी आंसर 0 आता है। तो यहां पर भी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो है वो आपका ओबे हो रहा है। इसके अलावा अगर मान लीजिए नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, जो है वो है हमारा पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेयर प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? देखिए एक्चुअली में क्या हुआ, जब आपके गामा पार्टिकल को तोड़ा जाता है, जब वो टूटता है तो उससे बनता है एक इलेक्ट्रॉन और सामने बनता है एक पॉजिट्रॉन। जब कभी भी हम एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की बात करते हैं, ये है हमारा इलेक्ट्रॉन और ये मेरा पॉजिट्रॉन है। सिंपल सी बात यह है कि गामा पार्टिकल पे कोई चार्ज नहीं है, नो चार्ज। और जब एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन निकलता है तो अगर इनके चार्जेस का सम करो तो भी आंसर हमारा 0 ही आता है। ये अपने आप में बहुत ही खास एक इक्वेशन है, क्योंकि ये जो हमारी इक्वेशन है ये आइंस्टाइन की इक्वेशन को जस्टिफाई करता है। कौन सी इक्वेशन को? दैट इज E = mc²। गामा पार्टिकल ना एक्चुअली प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी है आपकी, लेकिन जब हम पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो उनका अपना एक मास होता है। जैसे मैटर का एंटी मैटर होता है ना, वैसे पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एक एंटी पार्टिकल है। मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है उसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में पॉजिट्रॉन का स्पिन होता है, बाकी सारी प्रॉपर्टी इनकी सेम होती है। तभी ये नेगेटिव है और ये हमारा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। तो ये मेरी शेयर फॉर्म ऑफ एनर्जी है और एनर्जी जो है वो देखो मास में कन्वर्ट हो रहा है आपका। तो ये एक जस्टिफिकेशन देता है इस इक्वेशन के बारे में कि एनर्जी, अगर कोई मास एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है या कोई एनर्जी मास में कन्वर्ट हो रही है तो उनको आपस में कैसे रिलेट किया जा सकता है। इससे भी एक और फैसिनेटिंग बात हमें निकल के आती है, वो ये कि वो है एनहिलेशन ऑफ मैटर। एनहिलेशन ऑफ मैटर मतलब मैटर को आपस में जोड़ना। यहां पे मतलब ये हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन जब ये आपस में जुड़ते हैं तो जुड़ने की वजह से यहां पे एक नहीं उल्टा 2 गामा पार्टिकल आपके बाहर आते हैं। अगर मैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में बात करूं तो 100% यहां पे चार्ज कंजर्व हो रहा है। ये है आपका इलेक्ट्रॉन और ये है आपका पॉजिट्रॉन। लेकिन ना मन में बड़ी कंफ्यूजन होती है, मुझे पता है बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है कि सर यहाँ पे एक गामा पार्टिकल था, उससे आपका इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन निकला, तो यहाँ पर भी तो एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन को आपस में मिलाकर मटेरियलाइज कर रहे हैं, तो उसमें से एक ही गामा पार्टिकल निकलना चाहिए था। बट एक्चुअली में एक नहीं 2 गामा पार्टिकल निकलते हैं। क्यों? क्योंकि टू ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो क्या होता है ना कि इसमें कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तो हो ही जाता है। मुझे लगता है मुझे दोबारा ही लिखना पड़ेगा प्रॉपरली, मैं लिख देता हूं इसको 1 सेकेंड बस, ठीक है, तभी ये ठीक तरह लिखेगा। मैं फिर लिख देता हूं, ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये है आपका। तो होता क्या है कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तो यहाँ पे हो ही रहा है, बट मोमेंटम कंजर्व करने के चलते यहां से एक्चुअली में 2 गामा पार्टिकल निकलते हैं।
तो आपको याद रखना है कि जब वो पेयर प्रोडक्शन की बात करेंगे तो उसमें से एक गामा में एक इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन निकलता है, बट जब हम एक एनहिलेशन ऑफ मैटर की बात करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन पर साथ में दो गामा पार्टिकल निकलते हैं। हाँ, ये बात मैं आपके लिए जरूर कह सकता हूं कि ये जो गामा पार्टिकल की एनर्जी है और ये जो दो गामा पार्टिकल की एनर्जी है, ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम नहीं होता, इनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ये बात मुझे समझानी थी आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस को समझाने के लिए। ठीक है, ये एग्जांपल आपको समझ में आ गई होगी। तो बस मेन बात ये रखो कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो चार्ज है वो हमारा सेम रहता है। इसके अलावा मुझे आप लोगों को एक चीज और बतानी है, वो है आपका इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब क्या बेटा इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का? मतलब ये कि मेरे चार्जेस पर मोशन का कोई भी इंपैक्ट नहीं होता है। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? मान लीजिए बेटा मेरे पास एक बॉडी है, ठीक है, उस पर चार्ज है Q, ठीक है, तो Q एट रेस्ट अगर मैं देखूं तो ये रुका हुआ है, इनिशियली क्या है, ये रेस्ट पोजीशन पे है, तो इस पे चार्ज Q है। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर आप इस चार्ज को या इस बॉडी को मूव कराने लग जाते हो विद द वेलोसिटी v और फिर इसके ऊपर चेक करोगे चार्ज कितना, तो चार्ज उतना ही रहेगा। मतलब Q मोशन में भी चेक करोगे तो वो क्या रहेगा, Q ही रहेगा। तो Q एट रेस्ट इज इक्वल टू Q इन मोशन। इसको कहा जाता है बेटा द इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी जो मुझे आपको बतानी थी आज के लेक्चर के अंदर। आई होप आपको ये सब अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और साथ ही साथ उसके हम न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को स्टडी किया, हमने एग्जांपल्स देखे, और उन एग्जांपल्स के अंदर हम ये देखा कि किस तरह से चार्ज आपका हमेशा कंजर्व रहता है नेचर के अंदर। लास्ट में हमने इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में भी स्टडी किया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इन सब चीज़ों का क्या मतलब है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को स्टडी करने वाले हैं और उनके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, और ज़्यादातर उन्हीं में से क्वेश्चन आपके बोर्ड में या स्कूल में पूछे जाते हैं अगर आएगा तो। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।